हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विवेकानंद जीएस रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, जो है संविधान सीरीज हमारी चल रही है और उसी कड़ी में जो है संघ एवं राज्य क्षेत्र खत्म हो चुका है। इसके बाद आज हम लोग नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों, एक चीज बता दें, आप लोग जो भी कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं, मेहनत से आप इस पे वर्क करिए, नोट्स बनाइए, आगे पढ़ते रहिए। आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा ये। और एक चीज और बता दें कि जो भी काम करिए उसको शिद्दत से करिए, शिद्दत से करेंगे तभी कुछ कर सकते हैं। हमारा एक मिशन भी है, अगर फिट रहेंगे तभी हिट रहेंगे। इस पे भी काम करिए, स्वस्थ भी रहिए। अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे, तभी तो हिट रहेंगे। जब फिट रहेंगे तभी हिट रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम नागरिकता पे चर्चा करेंगे। देखिएगा दोस्तों, नागरिकता जो है सिटीजनशिप पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, नागरिकता के बारे में। दोस्तों, एक चीज आपको बता दें, जो नागरिकता है, आप खुद जान लीजिए, किसी भी देश का अगर व्यक्ति है, अगर वो उस देश का नागरिक है तो क्या उसको सारे अधिकार प्राप्त होंगे? नहीं होंगे। अभी खुद ही देख लीजिए, किसी दूसरे देश का नागरिक भारत आता है तो क्या उसको सारे अधिकार मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। वो केवल टूरिस्ट वीजा पर या ऐसे ही आ जाता है। तो नागरिकता बहुत जरूरी होती है, चाहे वो आपको नौकरी करने के लिए, चाहे देश में निवास करने के लिए, चाहे जो है आपके किसी फॉर्म वगैरह को भरने के लिए, चाहे कहीं पे घूमने फिरने के लिए। मतलब ये कह सकते हैं नागरिकता बहुत ही जरूरी चीज है। जैसे शरीर में आत्मा होती है, उसी तरह नागरिकता का रोल होता है। नागरिकता नहीं रहेगी तो आप खुद ही जो है हमेशा पुलिस के कब्जे में रहेंगे, बंद कर दिए जाएंगे, ये सारी चीजें होंगी। तो आपको बता दें, नागरिकता जो होती है दोस्तों, दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है नागरिकता? दो प्रकार की होती है। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लें। एक होती है आपको एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, राइटिंग दोस्तों थोड़ी हमारी गड़बड़ जाती है। और एक है दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता, इस पे विचार करिएगा। एकल नागरिकता किसे बोलते हैं? जैसे अभी हमने बोला, अगर हम बात करें तो पूरे, अगर एक देश है, अगर उस देश में क्या होता है कि अगर केवल एक नागरिकता, दोहरी नागरिकता में क्या होता है, आप जिस राज्य के निवासी हैं उस राज्य की भी आपको नागरिकता लेनी पड़ती है, और जिस देश के निवासी हैं उस देश की भी आपको नागरिकता लेनी पड़ती है। लेकिन एकल नागरिकता में राज्य की नागरिकता आपको नहीं लेनी पड़ती है। एकल नागरिकता में आपको केवल केंद्र की नागरिकता लेनी पड़ती है, देश की नागरिकता लेनी पड़ती है। जैसे हम बता दें, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। क्या है? भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। लेकिन कुछ दिन पहले जो आपका, क्योंकि भारत में केवल एकल नागरिकता का प्रावधान, कुछ दिन पहले जो आप जम्मू का नाम आप लोग सुने होंगे, जो जम्मू कश्मीर था, वहां पर दोहरी नागरिकता थी। वहां पर दोहरी थी। क्यों? क्योंकि वहां पर यह था कि आपको जम्मू की भी नागरिकता लेनी पड़ती थी और भारत की भी नागरिकता लेनी पड़ती थी, इसलिए वहां पर दोहरी नागरिकता थी। ठीक है दोस्तों, अब वहां पर भी समाप्त हो गया है। इसके बाद दोहरी नागरिकता क्या है आप जान लीजिए। आपको देश की भी नागरिकता लेनी है और आपको राज्य की भी नागरिकता लेनी है। इसका उदाहरण हम बता दें, जैसे अमेरिका है आपका, अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ये दिमाग में आपके होना चाहिए। तो क्लियर हो गया, अगर देश की नागरिकता है, केवल देश की, तो वो एकल नागरिकता है। अगर देश और राज्य दोनों की नागरिकता है तो वो दोहरी नागरिकता है। दोस्तों, बता देना चाहते हैं कि नागरिकता का उल्लेख जो है भाग 2 में किया गया है। भाग किसमें है? 2 में है। जो अनुच्छेद है 5 से 11 के बीच किया गया है। 5 से 11 के बीच जो है आपका नागरिकता का उल्लेख है। दूसरी चीज आप जानते हैं, सबसे पहली बार जो नागरिकता संशोधन आया था वो 1955 आया था। उसके बाद कई आए, ठीक है, कई नागरिकता संशोधन आए, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अब हम नागरिकता के मूल पहलू पे चर्चा करेंगे कि नागरिकता किस व्यक्ति को कैसे कैसे दी जाती है। जो आर्टिकल है उस पर बाद में हम चर्चा करेंगे। और आज ही के क्लास में हम देखिए आपको बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं। जैसे आप OCI हो गया, ठीक है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, सीमा पारी नागरिक हो गए, ठीक है। दूसरी चीज PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के लोग, ठीक है। तीसरा जो है NRI, जो है नॉन रेजिडेंट इंडियन, ठीक है। इन तीनों पे चर्चा करेंगे कि ये तीनों एग्जाम के पार्ट्स हो सकते हैं और हुए भी हैं कई एग्जामों में, तो उसके पे बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम ये मानते हैं कि नागरिकता कितने टाइप से दी जाती है, तो पहले हम बता दें नागरिकता कितने प्रकार से दी जाती है।
भारत में नागरिकता प्रदान करने की जो विधि है उसके बारे में हम लोग चर्चा करें। देख लीजिए कौन कौन सी विधि है। पहली विधि आपकी दोस्ती है जन्म के आधार पर नागरिकता। किसके आधार पर? जन्म के आधार पर नागरिकता। दूसरी है दोस्तों वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता। ठीक है। तीसरी है दोस्तों वंश परंपरा के बाद पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। चौथी जो है दोस्तों देशीकरण के आधार पर नागरिकता। देशीकरण के आधार पर नागरिकता। और जो पांचवी है आपकी भूमि अर्जन द्वारा नागरिकता। भूमि अर्जन द्वारा नागरिकता। तो ये क्लियर आपको होना चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नागरिकता कि भारत में कितने तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं, तो आप बोलिएगा जन्म के आधार पर, वंश परंपरा, पंजीकरण, देशीकरण और भूमि अर्जन, अर्थात 5 तरीके से भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब एक एक के बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं दोस्तों। जिस किसी को भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो ले सकते हैं, इसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसको मिटाते हैं। अब एक एक पे चर्चा करते हैं। देखिए अब इसके बाद जो है पहली चीज तो हम बात कर ले जन्म के आधार पर नागरिकता। जन्म के आधार पर जो नागरिकता मिलती है, तो दोस्तों जो जन्म के आधार पर नागरिकता मिलती है इसमें यह कहा गया कि 26 जनवरी 1950 के पश्चात जो है भारत में अगर किसी का भी जन्म हुआ है, ठीक है, तो वो भारत का नागरिक कहा जाएगा। तो ये तो क्लियर हो गया, भारत का नागरिक कहा जाएगा, एकदम कंफर्म है। तो इसका हुआ क्या कि जन्म के आधार पर जो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं दिया गया कि माता पिता नागरिक हो या और कोई हो। तो इसमें हुआ क्या कि अब हुआ क्या कि ये इसका जो दुरुपयोग करने लगे जितने भी घुसपैठिया थे, घुसपैठिया जैसे बांग्लादेश से घुसपैठी थे और पाकिस्तान से भी घुसपैठी इंट्रूडर आ जाते हैं, तो उन्होंने इसका दुरुपयोग किया। क्या दुरुपयोग किया? कोई भी आ गया जो है पति पत्नी है और भारत में उसका लड़का जन्म ले लिया गया तो भारत का नागरिक होगा। तो ये तो बहुत गड़बड़ हो गया और इसका ज्यादा से ज्यादा दुरुपयोग होने लगा। तो सरकार ने किया क्या? सरकार ने किया क्या कि जन्म के आधार पर नागरिकता का जो पहला क्या 26 जनवरी 1950 था कि इसमें इस समय अगर इसके बाद अगर भारत में अगर जन्म हुआ है तो वो नागरिक माना जाएगा। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि इसका जब दुरुपयोग होने लगा तो दुरुपयोग होने के बाद आप लोग नाम सुने होंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम आया 1986। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 आया। इसने क्या कहा? इसने कहा कि अब जो है जन्म के आधार पर जो नागरिकता दी जाएगी उसकी एक क्वालिटी और बढ़ा दी गई कि उस समय आखिर आपका जब जन्म हुआ होगा महाशय जी, तब माता पिता तो केहू भारत का नागरिक रहे ही होंगे। अब माता पिता भारत के नागरिक रहेंगे तभी तो आप नागरिकता पाएंगे, लेकिन अब तक माता पिता का नाम नहीं था। तो एक चीज और जोड़ दी गई कि जन्म के समय माता पिता में से कोई भारत का नागरिक, पिता में से कोई जो हो भारत का क्या हो? नागरिक हो, कोई नागरिक रहा हो भारत का। ठीक, कोई नागरिक भारत का रहा हो। तो एक चीज जान लीजिए, पहले क्या था तो 26 जनवरी 1950 के बाद जो जन्मा उसको ले लिए, लेकिन इसका दुरुपयोग कर दिया घुसपैठियों ने, बांग्लादेशी घुसपैठियों तमाम लोगों ने। तो उसमें किया गया नागरिकता संशोधन 1986 लाया गया। उसमें कहा गया कि यदि आप मान रहे हैं, आप जैसे कुछ लोग कहे कि हमको हटा दे रहे हैं, आप मान रहे हैं आपका जन्म हुआ है भारत में, लेकिन आपका जन्म हुआ तो आपके पापा और मम्मी भी तो भारत के नागरिक रहे होंगे, तभी तो आपका जन्म यहाँ हुआ। तो इस आधार पर जो है अब जन्म के समय माता पिता में से कोई अगर भारत का नागरिक होगा तभी जो है आपको नागरिकता प्रदान की जाएगी। यह जन्म के आधार पर नागरिकता दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं वंश परंपरा के आधार पर। वंश परंपरा के आधार पर जो नागरिकता होती है, इसको भी जान लीजिए कि वंश परंपरा के आधार पर जो नागरिकता होती है उसमें क्या है कि यदि 26 जनवरी 1950 ठीक के समय या उसके बाद जो है, सॉरी समय उसके बाद न कहिए या उससे पहले कहिए, उससे पहले यदि कोई भी आपके माता पिता, ठीक है, या दादा दादी में से कोई भी भारत का नागरिक होगा तो वो क्या कहलाएगा?
तो आप भी उस वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता, देखिए आपका जन्म के आधार पर नागरिकता और वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता में अंतर है कि अगर आपके पापा, आपके दादा अगर भारत के नागरिक रहे होंगे या आपकी मम्मी, आपकी दादी भारत के नागरिक रही होंगी तो आपको भी नागरिकता मिल जाएगी। किस आधार पे? वंश परंपरा के आधार पे। तो ये बता दिया जाए 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 से पूर्व, ठीक है, या पूर्व कह दिया जाए या बाद में भी कह सकते हैं कि आखिर बाद में अगर रहे होंगे नागरिक तभी तो आपको मिल सकता है। पूर्व या बाद में, सॉरी, तो वो भारत के नागरिक, वो भारत के नागरिक हों तो वंश परंपरा के आधार पर यहां माता पिता, ठीक है, या दादा दादी भी डाल सकते हैं, दादा दादी अगर हो तो भी आपको नागरिकता मिल सकती है। तो वंश परंपरा के आधार पर आपको नागरिकता दे दी जाएगी, वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक, देखिए दोस्तों थोड़ा सा एक चीज देखिएगा यहाँ कि हमने यहाँ जो पूर्व कहा था, ये पूर्व मत रखिएगा आप लोग, ये जो है आपका कह सकते हैं 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद कह सकते हैं आप 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद माता पिता दादा दादी में से कोई भारत का नागरिक रहा हो तो वंश परंपरा के आधार पर आपको नागरिकता दे दी जाएगी। ये वंश परंपरा हुई। ठीक है, आप कहूं जाके रहिए, केन्या, कनाडा, होनोलुलु, ठीक है, कहीं जाके जिम्बाब्वे, कहीं जाके रहिए, अगर आपके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक या दादा दादी में से कोई भारत का नागरिक रहा होगा तो आपको वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी, क्योंकि आपका जो वंश है, आपके जो पिता है, माता है, दादा है, दादी है, वो उनमें से कोई भारत का नागरिक है तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। इसी तरीके से आपको आगे बताते हैं, वंश परंपरा आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम नंबर लगाते हैं वंश परंपरा के आधार पर, उसके बाद पंजीकरण का नाम देते हैं। तो जिसको जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। ठीक है दोस्तों, मिटाते हैं अब दोस्तों देखिएगा, हम जो है पंजीकरण के आधार पर नागरिकता दिलवाएंगे। किसके आधार पर नागरिकता दिलवाएंगे? पंजीकरण के आधार पर। देखिए बता दे रहे हैं पंजीकरण के आधार पर कैसे नागरिकता दी जाती है। पंजीकरण के आधार पर नागरिकता, पंजीकरण के आधार पर जो नागरिकता दी जाती है, होता क्या था कि पंजीकरण के जो आधार पर नागरिकता है ये किसके किसके लिए है? बाउंडेशन है। सब लोग पंजीकरण के आधार पर नागरिकता नहीं ले सकते, बाउंडेशन है किसके किसके लिए, सुन लीजिए आप। देखिए पहली चीज, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता जो है वो पंजीकरण करने के 5 वर्ष पश्चात, लेकिन पहले ये टाइम कितना था? 6 माह। 5 वर्ष पश्चात आपको नागरिकता मिल जाएगी। आपको नागरिकता क्या होगी? मिल जाएगी। कितने वर्ष पश्चात? 5 वर्ष पश्चात आपको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ये जान लीजिए, पंजीकरण करने के पश्चात आपको 5 वर्ष पश्चात आपको नागरिकता मिल जाएगी। पहले ये जो तिथि टाइम था वो कितना था? 6 माह, लेकिन अब ये बढ़कर कितना हो गया? 5 वर्ष। दूसरी चीज आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि जो पंजीकरण के आधार पे जो नागरिकता है आपकी, ये किसके किसके लिए? पहली चीज तो ये जान लीजिए, पहला पॉइंट हम ये देते हैं कि भारतीय पुरुष जो विदेशी महिला से विवाह करता है, सॉरी ऐसा मत लिखिए, लिखने में थोड़ी दिक्कत हो गई है, इसको मिटाते हैं हम थोड़ा। ऐसी महिला जो भारतीय पुरुष से विवाह की हो, भारतीय पुरुष से विवाहित हो तो ये कर सकते हैं। दूसरी चीज, राष्ट्रमंडल के सदस्य
राष्ट्रमंडल के जो सदस्य आप लोग जानते हैं, राष्ट्रमंडल के सदस्य, राष्ट्रमंडल में भारत जो है 1949 ईस्वी में शामिल हुआ था। राष्ट्रमंडल के सदस्य जो भारत में नौकरी करते हैं, जो भारत में नौकरी करते हैं, ठीक है। तीसरी चीज क्या है कि ऐसे व्यक्ति जिनके पूर्वज कभी भारत के नागरिक रहे हों, उनको, ये तीन चीजें जो आप दिमाग में गांठ बैठा लीजिए कि आप किसको किसको इसके आधार पे, पंजीकरण के आधार पे नागरिकता, ऐसी महिला जो भारतीय पुरुष से विवाहित हो। दूसरा, राष्ट्रमंडल के सदस्य जो भारत में नौकरी करते हो, उनको इस तरीके से मिल सकता है। ऐसा व्यक्ति जिनके पूर्वज कभी भारत में नागरिक रहे हों, तो उनको पंजीकरण के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी। पंजीकरण के आधार पर नागरिकता इसी आधार पर दी जाती है। तो अगर आप जो है किसी भी, इस समय देख ही रहे हैं प्रकरण तमाम चल रहा है पाकिस्तान का, इधर से सीमा आई है, उधर अंजू चली गई, ठीक। तो ये प्रकरण आप लोग जान ही रहे हैं, फिलहाल इस पे हम लोग चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई पंजीकरण के आधार पर नागरिकता लेना चाहता है, ठीक, तो ये क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज, आप जो है पहले 6 माह आपको इंतजार करना पड़ता था पंजीकरण करने के बाद, अब 5 वर्ष इंतजार करना पड़ेगा, और ये 5 वर्ष आपको रहना भी पड़ेगा यहाँ, ये भी जो है आप दिमाग में रख लीजिएगा, इसमें रहना भी पड़ेगा। इसके बाद हम नंबर लगाते हैं पंजीकरण के बाद दोस्तों, देशीकरण के आधार पर नागरिकता। किसके आधार पर? देशीकरण के आधार पर नागरिकता। देशीकरण के आधार पर नागरिकता, जैसे हम अभी बता दें उदाहरण स्वरूप, देशीकरण के आधार पर जो नागरिकता होती है, जैसे कोई भी विदेशी है, जैसे अभी हम नाम ले क्रिस गेल का, क्रिस गेल को जानते हैं ना, बहुत छक्का मारता है, तो क्रिस गेल का नाम ले लें। क्रिस गेल को अगर हम भारत की नागरिकता दिलाएं तो भाई पंजीकरण के आधार पे तो कबू नहीं पाएंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि उनके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक रहा ही नहीं है, या दादा दादी में से कोई भारत का नागरिक रहा, हाँ ठीक है, तो उस आधार पे तो पाएंगे नहीं। अगर मान लीजिए देशीकरण के आधार पे उनको दिलाएंगे, देशीकरण का मतलब विदेशी से देशी बनाना। देशी बनाने का मतलब ये होता है कि यहाँ के रीति रिवाज, धार्मिक परंपराएं, सारी चीजों को आपको जानना होगा, तभी तो होगा। पहली चीज बात समझ लीजिए कि अगर जिस दिन ये फॉर्म भरेंगे देशीकरण के आधार पर नागरिकता लेने का, तो उसके फॉर्म भरने के बाद जो है इनको एक चीज क्वालिटी और होनी चाहिए, जो हमारी संविधान की जो है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में से कम एक भाषा का तो इनको नॉलेज होना चाहिए। अगर हमारे 22 भाषाओं में एक भाषा का इनको नॉलेज नहीं होगा तो हम इनको देशीकरण के आधार पर नागरिकता नहीं देंगे, ठीक है। अब जैसे क्रिस गेल हैं, अब उनको लाएंगे यहाँ तो होली खिलवाएंगे, दीपावली मनवाएंगे, ठीक है, डांडिया बजवाएंगे, तो तमाम यहाँ उसको देशी बनाएंगे क्योंकि वो विदेशी है, ठीक है, वो विदेशी हैं, उनको देशी बनाएंगे, तो इस आधार पर देशी बनाएंगे। आप जान ही गए, लेकिन आप जान लीजिए देशी आप जानते ही हैं, पंजीकरण से तो मान लीजिए पंजीकरण का क्या था, कुछ न कुछ संबंध था भारत से, वो बन गया, लेकिन देशी आप कैसे बनाएंगे? अरे विदेशी आदमी है, कुछ टाइम लेंगे तभी तो देशी बनेगा। तो देशी बनाने के लिए आप लोग जान लीजिए कि कम से कम आवेदन से पूर्व, देशीकरण में जो आवेदन होता है, आवेदन से पूर्व कम से कम 1 वर्ष तक भारत में रहा हो, भारत में निवास रहा हो, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपको बता दें दूसरी चीज, योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता क्या होनी चाहिए कि जो है 22 भाषाओं में कम से कम एक भाषा का ज्ञान हो, अच्छी समझ हो, ठीक। और अब जानते हैं आवेदन को लेकर जो है कम से कम 7 वर्ष तक भारत में निवास, 7 वर्ष तक निवास होना चाहिए भारत में, तबन देशी बनेंगे। अच्छा ये बताइए, आप विदेशी हैं, देशी तबन बनेंगे जब भारत में कम से कम 7 वर्ष तक निवास करेंगे, तब आप जो है जाके देशी
बन पाएंगे। ये किसके आधार पर नागरिकता है? देशीकरण के आधार पर नागरिकता है। दोस्तों एक चीज और बता दें, लेकिन विदेश के लोग यहाँ देशी बनने में टाइम लगता है, लेकिन हमारे यहाँ के लोग अगर 2 महीना इंग्लैंड चले जाएं तो तुरंत भी देशी बन जाएंगे, ठीक है, उनको अच्छा भी लगने लगता है। तो ये देशीकरण के आधार पर नागरिकता हमने आपको बता दिया कि आवेदन से पूर्व कम से कम 1 वर्ष तक भारत में निवास होना चाहिए, ठीक है, और योग्यता इनकी क्या है? 22 भाषाओं में कम से कम 1 भाषा की। अच्छा ये बताइए, आप भारत में निवास करने आ रहे हैं और यहाँ पे लगभग 22 भाषाएं संविधान में है, उनमें से आप एक भी नहीं जान रहे हैं, ठीक है, तो उसके बारे में अच्छी समझ रखिए और तभी तो देशी कहलाएंगे। देशी का मतलब यहाँ की कोई ना कोई भाषा जानेंगे तभी इस देश में निवास कर पाएंगे। तो आपके देशीकरण के आधार पर नागरिकता हो गई दोस्तों। इसके बाद इसको भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो ले ले। इसके बाद हम बात करते हैं भूमि अर्जन के आधार पर नागरिकता। भूमि अर्जन के आधार पर नागरिकता की चर्चा करते हैं कि भूमि अर्जन के आधार पर कैसे नागरिकता मिलती है। भूमि अर्जन के आधार पर नागरिकता के आधार पर जो नागरिकता मिलती है, तो जान लीजिए जैसे अभी हम कहते हैं कि भूमि अर्जन के आधार पर नागरिकता आप कैसे पाएंगे। अभी अब बोल दिया जाए कि जैसे अभी देखिए गोवा हमारे देश में शामिल हुआ था, ठीक है, तो ये बताइए गोवा के लिए क्या कोई अलग कानून रहेगा? अगर कोई भी विदेशी भूमि भारत में शामिल होती है तो उस वहां के नागरिकों को स्वतः भारत की नागरिकता मिल जाती है बिना किसी कायदा कानून के, ठीक है। अभी हम बता दें जैसे अभी 2015 में भारत और बांग्लादेश में कुछ भूमि के बदले हुए हैं। तो जैसे मान लीजिए कुछ भारत की भूमि थी वो बांग्लादेश को दी गई है, कुछ बांग्लादेश की भूमि हमारे सुटेबल रही होगी तो वो किसको दी गई है? भारत को दी गई है। तो अब क्या बताइए, जो यहाँ की भूमि वहां इधर उधर हुई तो वहां के जो नागरिक होंगे उनके लिए अलग नागरिकता का प्रावधान होगा? नहीं, अगर कोई भी भूमि अर्जित भारत कर रहा है तो वहां के लोगों को नागरिकता का उसे प्रावधान स्वयं ही दे दिया जाता है, उसे नागरिकता स्वतः प्राप्त हो जाती है अगर भूमि अर्जन के द्वारा नागरिकता प्राप्त करता है, ठीक है। अब इसके बाद हम ये बताते हैं कि नागरिकता का अंत कैसे होता है। नागरिकता का अंत कैसे होता है देख लीजिए। नागरिकता का अंत हम करवा रहे हैं। नागरिकता का अंत देखिए, नागरिकता का अंत कैसे होता है, ठीक। एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज तो आप ये जान लीजिए, एक एक पॉइंट लिखते हैं नागरिकता के अंत में। किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त कर लेने पर, नागरिकता प्राप्त कर लेने पर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करेंगे तो भारत की नागरिकता स्वतः खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज, संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर, संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर, तो अगर सरकार चाहेगी ना, अगर आप संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाएंगे तो भी आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तीसरी चीज, युद्ध में विरोधियों की मदद करने पर, विरोधी मतलब विदेशी देश, विरोधियों की मदद करने पर, अगर आप युद्ध में विरोधियों की मदद करते हैं या शत्रु से जाके मिल जाते हैं तो भी आपकी नागरिकता सरकार खत्म कर सकती है। चौथा यह है कि लगातार 7 वर्ष तक, लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर निवास, भारत से बाहर यदि आप निवास कर रहे हैं तो भी आपकी नागरिकता खत्म हो जाती है। लेकिन इसमें कंडीशन है, शिक्षा और व्यापार को छोड़कर। जैसे शिक्षा और व्यापार कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई गया है व्यापार के उद्देश्य से और उसको 7 साल से ज्यादा भी टाइम लगे तो भी उसकी नागरिकता नहीं खत्म होगी। जैसे कुछ बच्चे पढ़ने वगैरह जाते हैं तो भी अगर 7 साल से ज्यादा रहते हैं तो उनकी भी नागरिकता नहीं खत्म होगी। कहने का ये मतलब बिना किसी इंडियन मतलब यहाँ पे भारतीय दूतावास में सूचना दिए हुए आप कहीं पे रहते हैं, एकदम जैसे घर में खो गए हैं, आप आएंगे नहीं, इस टाइप से अगर आप आएंगे तो भी आपकी नागरिकता लगातार 7 वर्ष तक रहने पर समाप्त हो जाएगी। दोस्तों यहीं पर इस क्लास का जो है अंत करते हैं। इसके बाद अगली क्लास जो है आपकी कल जो है NRI, PIO और OCI ये सब पढ़ेंगे और जो भी आर्टिकल है 5 से 11 तक वो पढ़ेंगे। जय हिंद साथियों।